हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वट एवर वी बिलीव अबाउट आवर सेल्व्स एंड आवर एबिलिटी कम्स ट्रू फॉर अस। यानी कि जो भी हम अपने बारे में, अपनी क्षमता के बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एकदम सत्य होता है। यानी कि इसका सीधा साधा साधारण सा मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपने लिए छोटी सी भी छोटी नेगेटिव टॉक करते हैं तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, आपके लिए आपके ब्रेन को वो उसी तरीके से कोडिंग करती है। ठीक है, उसी तरीके से आपका ब्रेन ऑपरेट करता है। तो आप अपने आप को जो समझाएंगे, जो सिखाएंगे, वही आप सीखेंगे, वही आप करेंगे। राइट, सो अपने पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं अचीव कोई भी चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। Rolling out the red carpet for Prime Minister नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग his state visit to Washington। अब रोल आउट करना मतलब एक कारपेट होता है, वो इस तरीके से रोल फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक एंड होगा तो उसको बिछाना। ठीक है, रोल आउट करना मतलब उसको बिछाना। तो कारपेट जब रोल आउट किया, रेड कारपेट बिछाना मतलब किसी का बहुत भयावह, बहुत ही ग्रैंड वेलकम करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रोल आउट करना, रेड कारपेट बिछाना। यानी कि उन्होंने उनके चरणों में रेड कारपेट बिछा दिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट क्या होता है? एक फॉर्मल विजिट किसी एक देश के हेड ऑफ स्टेट का दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट के हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास जाना, उनको विजिट करना ऑफिशियली, उसको बोला जाता है स्टेट विजिट। अब आप सोचेंगे ऑफिशियल विजिट और स्टेट विजिट में क्या डिफरेंस है? तो ऑफिशियल विजिट वहां पे और लोगों से मिलने के लिए भी हो सकती है, वहां पे और दूसरी पार्टीज, दूसरे लोगों से मिलने के लिए। बट यहाँ पे ऑफिशियल स्टेट विजिट का मतलब एक देश के हेड जो है वो दूसरे देश के हेड से मिलेंगे। ठीक है, अंडरलाइंड हिज बिलीफ दैट द इंडिया यूएस पार्टनरशिप विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन underlined his belief that the US-India partnership will be one of the defining relationships of 21st century। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट जो थी वॉशिंगटन के लिए, उसके लिए कालीन बिछाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस बात को अंडरलाइन किया, रेखांकित किया कि उनका जो बिलीफ है कि इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है, उनकी जो पार्टनरशिप है, वो क्या है? वो एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है 21वीं सदी का। यानी कि 21वीं सदी को अगर कोई चीज डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना इतिहास में इस सन में ये घटना हुई थी, तो उस घटना की वजह से वो ईयर या वो पर्टिकुलर जगह जानी जाती है। तो वो क्या होता है? वो उसका डिफाइनिंग चीज होती है। तो वैसे ही 21वीं सदी का जो डिफाइनिंग चीज है, डिफाइनिंग एक उसको 21वीं सदी को एक नाम देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना है वो है यूएस का इंडिया के साथ में रिलेशनशिप। ठीक है, वन दैट ही हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट इन द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे। और ये वही चीज है जिसका उनके ऊपर पहले भी वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे उस समय जब वो ओबामा जी की सरकार के दौरान, ओबामा के प्रेसिडेंसी के दौरान वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी वो इसी बात के ऊपर बिलीव करते थे। द फ्रेज mirrored the one used by US President Barack Obama at the state banquet for former Prime Minister मनमोहन सिंह in 2009। अब बोल रहे हैं कि ये वैसा ही फ्रेज है, डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ 21st सेंचुरी। ये एकदम रूबरू वही फ्रेज है जो कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2009 में स्टेट विजिट के लिए गए थे, तब वहां पे प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था। और वो क्या था? वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स ऑफ 21st सेंचुरी की 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है ये। ठीक है, और ऐसा ही स्टेटमेंट, सेम टू सेम स्टेटमेंट अब किसने दिया है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया है। डिनोटिंग द कंसिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज ओवर द फर्स्ट 2 decades ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस सदी की 21वीं सदी के पहले दोनों दशकों में हमारे और यूएस के रिलेशनशिप्स जो है वो मजबूत हो रहे हैं, टाइज जो है वो मजबूत हो रही हैं। द विजिट बाय मिस्टर मोदी, हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस, has not disappointed votaries of the relationship।
अब बोल रहे हैं कि ये जो विजिट है नरेंद्र मोदी द्वारा, ये उनकी एक तो पहली विजिट है, स्टेट विजिट है यूएस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ये विजिट है इसने किसी भी तरीके से इस संबंध के जो फॉलोअर्स हैं, जो विश्वास रखते हैं कि यूएस इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, उनको निराश नहीं किया इस विजिट ने। द टू साइड्स अनाउंस्ड न्यू डील्स इन्वॉल्विंग हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन। अब दोनों तरफ ने ऐसी दोनों तरफ से एक ऐसी डील्स हुई, कुछ नई डील्स हुई हैं जिसमें हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होगा, पार्टनरशिप होगी किस चीज में, क्वांटम और एडवांस कंप्यूटिंग में, और एआई की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, यानी कि इन फील्ड्स में कुछ डील्स साइन की गई हैं। द डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया, और एक जेट इंजन्स को दोनों देशों द्वारा मिलजुल कर इंडिया में प्रोड्यूस करने की भी डील साइन की गई है, ठीक है। व्हाइट हाउस कॉल्ड इट ट्रेल ब्लेजिंग, और इस डील को व्हाइट हाउस ने यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रेल ब्लेजिंग कहा। ट्रेल ब्लेजिंग मतलब पायनियरिंग, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव की अपनी तरह की पहली डील है, इसके आगे और चीजों की शुरुआत हो सकती है। विल इन्वॉल्व एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है यूएस से इंडिया, इंडिया से यूएस में, जिसमें कि जो कि अभी तक पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। इतना बड़े लेवल का या इतना अच्छा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, देखो अब किसी एक देश ने स्पेसशिप बनाया, ठीक है, किसी एक देश ने किया डेवलपमेंट की वो स्पेस पर जा पाए, तो दूसरा देश भी सेम जीरो से स्टार्ट करके नहीं करेगा, वो उनकी टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ सीखेगा कि उनने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी वहां पे, ठीक है, और उससे सीख के वो अपने चीजें डेवलप करेगा। हो सकता है कि वो एक कदम और आगे निकल जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, की एक से दूसरे में, एक देश से दूसरे में गई। तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक देश को खुद की टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। India's decision to join 11 nation mineral security partnership, और इंडिया का एक और डिसीजन था जिसमें उन्हें 11 देशों का जो एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत ही रेयर मिनरल्स जो होते हैं अर्थ पे उनके लिए, जिसमें कि वेयर चाइना हैज अ ग्लोबल मोनोपोली, जिसमें चाइना दुनिया भर में अपना से एकाधिकार स्थापित कर चुका है, ठीक है। एंड कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और उनका जो हिंदुस्तान का जो डिसीजन है कि वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोऑपरेट करेंगे, पर्टिकुलरली इन क्लीन एनर्जी, और खास तौर पे क्लीन एनर्जी में, विल स्ट्रेंथन फ्यूचर कोऑपरेशन हियर, और इससे क्या होगा, दोनों के बीच में और ज्यादा मजबूती बढ़ेगी फ्यूचर में भी, ठीक है। फाइनली India's move to sign on the 27 nations Artemis Accords फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, अब एक और उनने साइन किया है पैक्ट, और ये पैक्ट कौन सा है, ये 27 देशों का आर्टेमिस अकॉर्ड है, जो कि स्पेस और एक्सप्लोरेशन के लिए कोऑपरेशन का एक पैक्ट है, ठीक है। यानी कि स्पेस में जो भी नया कुछ डेवलपमेंट होगा, जो भी नया हम एक्सप्लोर करेंगे चीजें, उसमें सभी देश एक दूसरे का, ये 27 देश एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। इसमें भी नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ठीक है। And the NASA ISRO partnership for human space flight will also catapult India's ambitions in sphere। अब catapult क्या होता है, जो गुलेल होती है ना, ठीक है, अब गुलेल में यहाँ पे डोरी बंधी होती है इस तरीके की, अगर इस पे कुछ चीज पुश करेंगे तो वो आगे जाएगी बहुत ही तेज रफ्तार से, तो वही चीज कह रहे हैं कि ये ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन का साइन किया, और जो नासा और इसरो ने पार्टनरशिप करी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, इससे जो हिंदुस्तान का सपना है स्पेस में अपनी जगह बनाने का, अंतरिक्ष में अपना नाम बनाने का, उसका उस सपने को भी एक पुश मिलेगा, ठीक है, उस सपने को भी एक उड़ान मिलेगी, वेग मिलेगा। इट इज सिग्निफिकेंट दैट एरियाज ऑफ डिस्कॉर्ड, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो एरियाज हैं जहाँ पे मतभेद है, सच एज डिफरेंसेस इन पॉलिसीज टुवर्ड्स रशियाज वॉर इन यूक्रेन, जैसा कि हमारा जो रशिया वॉर चल रहा है यूक्रेन में, उसके तहत हमारी पॉलिसीज बहुत डिफरेंट है ना, बल्कि हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा था, फिर भी हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हम रशिया का समर्थन करते हैं, और यूक्रेन का हम निंदा भी नहीं कर रहे, रशिया की निंदा नहीं कर रहे और ना समर्थन कर रहे हैं, हम
न्यूट्रल हैं इस मसले पर, ठीक है। तो इसमें मतभेद है। एंड द कन्फ्रंटेशन विद चाइना, और जो हमारा चाइना के साथ में लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, वेयर न्यू दिल्ली हैज़ बिन मोर डिफिडेंट, जहाँ पे अभी तक नई दिल्ली जो है काफ़ी संकोच कर रही थी, वर साइड स्टेप्ड। तो इनको क्या किया गया, इनको साइड स्टेप करा गया, यानी कि इनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा गया, इन मसलों को नहीं देखा गया, इनको बीच में अब ये जो पैक्ट साइन करे उनमें इन मसलों को नहीं लाया गया, ठीक है। Perhaps more difficult to sidestep were increasingly loud questions over the state of democracy and human rights in India. बोले लेकिन जो कुछ चीज़ें जो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं की जा सकी नज़रअंदाज, वो था बढ़ता हुआ सवाल और जो तेज तीव्र होते हुए सवाल हैं किसके ऊपर, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की स्टेट के ऊपर, कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के जो खस्ता हाल हो रहे हैं यूएस की नज़र में, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन हिंदुस्तान में हो रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, विच 75 यूएस मेंबर्स ऑफ कांग्रेस रेज्ड इन अ लेटर टू मिस्टर बाइडेन। और ये सवाल किसने खड़े किए, 75 यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ने रेज करे। और ये किस में रेज करे, उन्होंने जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये सवाल रेज करे, ठीक है। यानी कि सीधे तौर पे वो नरेंद्र मोदी का बहिष्कार करना चाहते थे, या फिर वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान से इन सवालों के ऊपर जवाब तलब किया जाए, ठीक है। While some uber-liberal Democrat lawmakers took the extreme step of boycotting Mr. Modi's address to joint session of Congress, और इसी बीच क्या हुआ, कुछ uber-liberal Democrat lawmakers जो थे, यानी कि जो liberal Democrats थे मिनिस्ट्री में, उन्होंने एक कदम आगे ले गए इन सवालों को, और उन्होंने मिस्टर मोदी का जो एक जॉइंट सेशन था जिसमें उन्होंने एड्रेस करना था कांग्रेस को, उसको बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। इट वुड बी हार्डर टू इग्नोर द पॉइंटेड वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर ओबामा इन एन इंटरव्यू द सेम डे, लेकिन और इसी बीच में ये बात को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसमें ओबामा ने क्लियर कट फिंगर पॉइंट करके एक इंटरव्यू में उसी दिन कुछ बातें कही ऑन इंडियाज माइनॉरिटी राइट्स, जिसमें इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर चिंता जताई गई। इवेंचुअली मिस्टर मोदीज रिस्पॉन्स इन अ रेयर प्रेस अवेलेबिलिटी विद मिस्टर बाइडेन, और फिर क्या हुआ, अंततः मिस्टर मोदी को रिस्पॉन्स करना पड़ा, और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया भी एक रेयर प्रेस अवेलेबिलिटी। अब आपको पता है नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ नहीं करते हैं ना, तो एक बहुत ही रेयर जो अभी तक नहीं होता घटना, वैसी घटना जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की गई, प्रेस अवेलेबिलिटी की गई मिस्टर बाइडेन के साथ में, डिसमिस्ड सम मिसगिविंग्स ओवर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने इन सभी मिस इन्फॉर्मेशन का, गलत इन्फॉर्मेशन का जो प्रचार किया जा रहा है उसको खारिज कर दिया, कि उनकी सरकार के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनको खारिज किया। ही डिनाइड अलेजेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, उन्होंने जो कथित तौर पे माइनॉरिटीज़ में, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खारिज कर दिया सिरे से। एंड अ क्रैकडाउन ऑन डिसेंट, और डिसेंट मतलब कि जो भी इसका विरोध कर रहा है उनको धरपकड़ की जा रही है, उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, इसका भी उन्होंने विरोध किया। क्रैकडाउन ऑन डिसेंट मतलब विरोधियों को आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, ठीक है, इसका उन्होंने विरोध किया, इसको उन्होंने डिनाई किया। राइट्स इश्यूज आर नॉट अ बायलैटरल कंसर्न, बोल रहे हैं कि जो भी मानवता के अधिकारों का जो कंसर्न है वो द्विपक्षीय वार्ता की चिंता का बात नहीं है। मतलब हमारे देश में अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं वो दूसरे देश को कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड विद हिज वार्म वेलकम मिस्टर बाइडेन मेड इट क्लियर ही डिड नॉट शेयर द कंसर्न, और जो उन्होंने इतना गर्म जोशी से, मिस्टर बाइडेन ने इतना गर्म जोशी से मोदी जी का स्वागत किया है, उससे उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि आपके देश का आंतरिक मामला है, उससे हमें चिंता भी नहीं है, हमें कंसर्न भी नहीं है, ठीक है। If Mr. Modi wishes to address public concerns, however, he may find it more effective to make case in a press conference on his return, बोल रहे। लेकिन अगर मिस्टर मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी अगर पब्लिक की चिंताओं को एड्रेस करना चाहते हैं, उनकी चिंताओं को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वापस जब आए तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं।
emphasizing his belief that if there are no human values and there is no humanity, there are no human rights, then it cannot be called a democracy. और इसी बात से उनकी ये जो बात है, उनकी ये जो कथन है कि अगर मानवता नहीं होगी, मानवीयता नहीं होगी और जो मूल भावनाएं हैं, मानवता की मूल भावनाएं हैं वो नहीं होंगी, तो मानवता के अधिकारों की बात भी नहीं रह जाती। और इस स्थिति में आप किसी देश को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है। जहाँ पे मानवता नहीं है, जहाँ पे मानवता की मूल भावना नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ उस देश को आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो ये उनका मानना है, यानी कि उनका स्ट्रांगली बिलीव है कि मानवता और मानवता के अधिकार सबको मिलने चाहिए, ठीक है, एक डेमोक्रेसी में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू यूएस। अब नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेट विजिट था यूएस के लिए, उससे क्या मकसद था? उसका मतलब यही था ना कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और मजबूत किया जाए, ठीक है। टू अनाउंस हिज कैंडिडेसी फॉर ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन, बोल रहे हैं कि वो दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं और उसी के लिए वो अपना कैंडिडेचर अनाउंस करने वहां पे गए थे कि देखो मैं दुनिया का लीडर हूं। ऐसा नहीं है, गलत है ना ये बात, बिल्कुल गलत। टू आर्ग्यू अगेंस्ट 27 नेशन आर्टेमिस अकॉर्ड, कि वो 27 नेशंस का जो आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ है जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोऑपरेशन की बात कही गई है, उसका विरोध करने गए थे, तो ये भी गलत है। So option B is incorrect. To reinforce and strengthen the India-US partnership, यानी कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए वहां पे गए थे, बिल्कुल सही, ठीक है। वो जो कि जो बाइडेन ने भी कहा कि हमारे जो रिश्ता है दोनों का, ये 21वीं सदी का सबसे मजबूत एक रिश्ता समझकर आएगा, 21वीं सदी का एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू सेवर ties with China's global monopoly on critical minerals, यानी कि चाइना की जो ग्लोबल मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पे, उसमें संधि को, अपनी संधि को तोड़ना, बिल्कुल गलत। उन्होंने वहां पे संधि की है, ठीक है, तोड़ी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नरेंद्र मोदीज यूएस स्टेट विजिट एक्सेप्ट दैट, यानी कि इसके अलावा सारी बातें सही हैं, तो मतलब कोई एक बात है जो गलत है। इट मार्क्ड मोदीज फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस, ये तो सही है, ये पहली उनकी स्टेट विजिट थी। द टू नेशंस अनाउंस्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू डील्स इंक्लूडिंग इन हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी सही है, बहुत सारी नई डील साइन की गई हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बाइडेन अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन हिज स्टेटमेंट, ये भी सही है, उन्होंने बताया कि 21वीं सदी का एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। The visit resulted in an agreement between India and the US for India to join European Union. तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का इंडिया का कोई मकसद नहीं है और वैसा इस विजिट में किया भी नहीं गया, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best represents the potential challenges Narendra Modi faced during his US state visit? तो अपनी यूएस स्टेट विजिट के दौरान नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन से चैलेंजेस सामने आए? तो सबसे पहला चैलेंज यही सामने आया उनके कि भाई जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में लोगों ने विरोध करा उनका। दूसरा, उनके जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो माइनॉरिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेट करते हैं और जो भी इसके विरोध में कुछ बोलता है उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, तो ये भी गलत इल्जाम है, ठीक है। ये दोनों इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए, यही पोटेंशियल चैलेंजेस थे जो उनको फेस करने पड़े, बाकी तो उनकी सारी विजिट स्मूथ रही। सो ऑप्शन ए, अ कन्फ्रंटेशन विद चाइना, चाइना के साथ में जो उनका लड़ाई झगड़ा है वो उनको फेस करना पड़ा, जबकि ये ऐसा कंसर्न था जिसको दरकिनार कर दिया गया, जिसको साइड रख के बाकी सारी डील स्मूथली हो गई, ठीक है, तो ये गलत है। कंसर्न्स ओवर द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंडिया में डेमोक्रेसी के हालातों के ऊपर जो चिंता है वहां पे जाहिर की गई, वो एक पोटेंशियल चैलेंज बनकर सामने आया, जो कि बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। His administration's alleged discrimination against minorities and a crackdown on dissent,
बोल रहे हैं उनके जो सरकार है उसका कथित तौर पर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना और जो भी इसके अगेंस्ट में बोलता है, उनके अगेंस्ट में बोलता है, उसकी जुबान बंद कर देना, ये उनके ऊपर इल्जाम लगे और यही पोटेंशियल चैलेंजेस थे जो उनके सामने आए। तो ये दो ऑप्शन बी और सी दोनों ही चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements regarding Narendra Modi's US state visit and bilateral ties is incorrect? ठीक है, इनकरेक्ट है वो बतानी है। ड्यूरिंग नरेंद्र मोदीज यूएस स्टेट विजिट areas of discord such as India's stance on Russia war in Ukraine and confrontation with China were openly discussed and debated। ये तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट्स को दरकिनार कर दिया गया था, इन दोनों ही पॉइंट्स को साइड में रख के बाकी सारी डील स्मूथली हो गई थी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। There was a question raised by 75 US members of Congress over the state of democracy and human rights in India during Modi's visit। बिल्कुल सही है, ये है ना, इसके ऊपर उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी थी जो बाइडेन को। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। Some uber liberal Democrat lawmakers chose to boycott नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस। ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज प्रेस अवेलेबिलिटी विद जो बाइडेन डिसमिस्ड एक्विजिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अ क्रैकडाउन ऑन डाइसेंट इन इंडिया। ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। What is the tone of the passage? क्रिटिकल एंड कन्फ्रंटेशन, उन्होंने सरकार की निंदा करी है कहीं पे, उनके अगेंस्ट में उनसे लड़ाई झगड़ा करने की या उनके अगेंस्ट में कुछ बातें कही हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजिंग, तो उनको पॉजिटिव कुछ दिखाई दिया और उन्हें तारीफ करी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, राइट। न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, की बिल्कुल किसी के भी अच्छा बुरा नहीं बोल रहे थे, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहे थे और इंफॉर्मेशन केवल दे रहे थे। तो ये जो स्टेटमेंट था ये था ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजिंग, ऑप्शन बी is correct. What is the main theme of the passage? The criticism of Narendra Modi's administration in US Congress, यानी कि US कांग्रेस में नरेंद्र मोदी सरकार का जो और नरेंद्र मोदी जी का जो क्रिटिसिज्म हुआ वो इस पैसेज की थीम थी। बिल्कुल गलत। The US India partnership as a defining relationship of 21st century, कि US इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो एक डिफाइनिंग रिलेशन है 21वीं सदी का, उसके ऊपर चर्चा की गई, वो इसके थीम था पैसेज का। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ये थीम जरूर थी। ठीक है, आगे भी हम देख लेते हैं। The impact of India's decision to join 11 nation mineral security partnership, तो इसका प्रभाव हमने जो यूएस विजिट थी उसके अंदर हमने ये डील जरूर साइन करी थी, पर इसका प्रभाव हमने डिस्कस नहीं करा था। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। द एनालिसिस ऑफ बराक ओबामा's टर्म एज प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following words is a synonym for the word diffident? अब diffident का मतलब होता है संकोची, एक तरह से संकोच करना, आप कुछ कहने चाह रहे हैं पर वो आप कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, आप ओपनली कोई भी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। हेजिटेंट, हेजिटेंट जो है वो डिफिडेंट का सिनोनिम है, आप किसी बात को कहने में झिझक रहे हैं। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है अभिमान करना, अभिमानी। करेजियस मतलब बहुत ही बहादुर। सो ऑप्शन बी हेजिटेंट इज करेक्ट। ट्रेल ब्लेजिंग, ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है काफी ज्यादा इनोवेटिव, काफी ज्यादा पायनियरिंग। ठीक है, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो इनोवेटिव तो इसका सिनोनिम हो गया। ग्राउंड ब्रेकिंग भी एक तरीके से इसका सिनोनिम ही है। अनइंस्पायर्ड यानी कि जिसमें कुछ नयापन नहीं है, जिसमें कुछ यूनिक नहीं है। ठीक है, पायनियरिंग नया, यूनिक। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका एंटोनिम है। Until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease। बोले जब तक आप स्टेशन नहीं जाएंगे तब तक मैं चिंता करता रहूंगा, मुझे शांति नहीं आएगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं until और unless की, until और unless, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनमें नॉट, ठीक है, इसकी फीलिंग ऑलरेडी एडेड होती है, तो आप साथ में डू नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा, until you
go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक मैं फील ईज नहीं फील कर सकता. ठीक है, यही हमें भाव करना है. तो जब until लिख दिया तो do not यहाँ पे लिखना जो है वो सुपरफ्लुअस है. सो डू नॉट यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है. आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क दे फाइनली हैड अ डैश ऑफ सक्सेस. बोल रहे महीनों की हफ्तों की मेहनत के बाद में उनको फाइनली कुछ मिला. सक्सेस में कुछ मिला यानी कि छोटा कुछ पार्ट मिला. ठीक है, ग्लिमर, ग्लिमर मतलब होता है थोड़ी सी सक्सेस मिली, थोड़ी सी शुरुआत हुई सक्सेस की. तो यहाँ पे ग्लिमर इज करेक्ट. टॉरेंट, टॉरेंट मतलब बहुत तेज स्ट्रॉन्ग सक्सेस उनको मिली. ठीक है, सर्ज मतलब भी होता है एकदम बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. और फ्लड मतलब भी होता है बहुत स्ट्रॉन्ग तेज. तो यहाँ पे ग्लिमर ऑप्शन ए इज करेक्ट. द वेदर मे हैव बीन डैश विद द समर नाइट यील्डिंग रेन बट देयर वॉज नो मिस्टेकिंग. बोल रहे हैं कि जो वेदर था वो बहुत ज्यादा अब उसके बारे में बताया गया, उसका एडजेक्टिव बताया गया कि वेदर कैसा था. ठीक है, विद अ समर नाइट जहां पे गर्मियों की रात में भारी बारिश हुई. बट लेकिन देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द इनएविटेबल एयर अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स. बोल रहे लेकिन कोई भी यहाँ पे गलती नहीं हुई कि जो होना ही था, जो इनएविटेबल था यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पहले से ही शायद अनुमान लगा लिया गया होगा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग जीतने वाले. लिफ्टिंग द इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी ऑन अ मंडे नाइट दैट स्पिल्ड ओवर टू ट्यूसडे. बोले मंडे नाइट को उन्होंने ट्रॉफी जीतनी थी लेकिन वो कब तक स्थगित हो गई, ट्यूसडे तक स्थगित हो गई. एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम CSK पुल्ड डैश अ लास्ट ओवर हीस्ट. बोल रहे हैं जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग ने पुल किया, पुल्ड ऑफ का मतलब होता है कि अकम्प्लिश करा. लास्ट ओवर हीस्ट मतलब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जो गेम चलता है ना, जिसमें लास्ट ओवर तक पता नहीं चलता, अब थोड़े से चांस होते हैं ये भी जीत सकते हैं वो भी जीत सकते हैं. तो लास्ट ओवर तक उन्होंने इस जीत को बरकरार, मतलब लास्ट ओवर में जाके उन्होंने ये जीत हासिल करी अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस. अगेंस्ट किनके अगेंस्ट में उन्होंने की, जो पिछले साल के चैंपियन थे गुजरात टाइटंस, उनके अगेंस्ट में. विद रविंद्र जडेजा डैश द विनिंग रन्स इन अ फाइनल दैट वाज स्प्रेड ओवर 3 days. जब रविंद्र जडेजा ने क्या किया, उन्होंने विनिंग रन्स बनाए एक फाइनल में जो कि 3 दिन तक चला. अब 3 दिन तक कैसे चला ये? संडे वॉज अ वॉश आउट. संडे वॉश आउट था. वॉश आउट मतलब कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो बारिश की वजह से स्थगित कर दिया जाए. तो संडे को मैच स्थगित हो गया बारिश की वजह से. एंड ऑन मंडे द रेन्स इंटरवीन्ड एंड डिलेड द डैश इनटू द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे. अब मंडे को क्या हुआ, बारिश बीच बीच में होती रही, बीच बीच में इंटरवीन करती रही. तो क्या हुआ, ये जो मैच था या ये जो विक्ट्री थी वो ट्यूसडे के अर्ली आवर्स यानी कि ट्यूसडे सुबह तक स्थगित हो गए. What stood regal was CSK's composure. और जो एक बात बहुत ही शानदार रही, बहुत ही सामने उभर कर आई, वो था चेन्नई सुपर किंग्स का शांत स्वभाव, उनका कंपोजर यानी कि शांति बनाए रखना, अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना जो उन्होंने किया, वो बहुत अच्छी बात थी. अ ट्रेट डैश फ्रॉम इट्स इटर्नल स्किपर. और ये एक ऐसा ट्रेट है, ये ऐसा एक लक्षण है जो कि उनके इटर्नल, जो उनके एक अनंत काल तक के लिए स्किपर हैं MS धोनी, उनसे उम्मीद की भी जाती है. हु ऑल्सो हिंटेड, जिन्होंने ये भी हिंट दिया कि दैट ही मे हैव 1 more IPL स्टिंट, कि अभी शायद वो एक और IPL खेल सकते हैं. ठीक है, अब जो पहला है यहाँ पे है वेदर के बारे में बताया जा रहा है, एडजेक्टिव आएगा. तो इल्यूसिव का मतलब होता है हाथ में आने वाला. ठीक है, तो द वेदर में हैव बीन यानी कि वेदर ऐसा था कि जो हाथ में ना आ रहा, तो वेदर तो वैसे भी हाथ में नहीं आता. ठीक है, तो इल्यूसिव नहीं है. फिकल मतलब अस्थिर, तो वेदर अस्थिर हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है इसकी. आगे देख लेते हैं. इनक्रेडिबल मतलब बहुत शानदार, तो शानदार वेदर था तो बारिश की वजह से स्थगित नहीं करना पड़ता, तो इनक्रेडिबल तो एक पॉजिटिव टर्म है. यहाँ पे वेदर का नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा. इनेट मतलब होता है जन्मजात, तो वेदर जन्मजात नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी फिकल इज करेक्ट.
At Ahmedabad's नरेंद्र मोदी स्टेडियम CSK पुल्ड, अब पुल के साथ में मैंने आपको बताया इन आउट नहीं होता, बाय नहीं होता, ऑफ होता है. पुल ऑफ का मतलब होता है सफलता हासिल करना, सफलता पूर्वक कुछ चीज करना. ठीक है, तो पुल्ड ऑफ अ लास्ट ओवर हीट, कि उन्होंने लास्ट ओवर तक खिंचे इस मैच को जीत लिया, उसमें सफलता हासिल करी अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस विद रविंद्र जडेजा डैश. अब रविंद्र जडेजा ने क्या किया, डैश द विनिंग हीलिंग. हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना. कोई आपको चोट लग जाती है तो आप उसको हील कर देते हैं ना, मतलब वो ठीक हो रही है चोट. थम्पिंग, थम्पिंग मतलब जोर से मारना, जोर से. यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने जोर से विनिंग रन मारा होगा, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी. यर्न, यर्न मतलब तरसना. तो रविंद्र जडेजा अगर तरसे होते विनिंग रन के लिए तो वो मैच जीते नहीं होते. तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए. फॉल्टर, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव चाहिए. सो ऑप्शन बी थम्पिंग, जिसको मतलब जोर से मारना. रविंद्र जडेजा ने जोर से फाइनल विनिंग रन मारा. ठीक. Sunday was a washout and on Monday the rains intervened and delayed the dash into the early hours of Tuesday. अब क्या उनने डिले किया होगा, डेब्यूटेंट. डेब्यूटेंट का मतलब होता है नया सदस्य जो आता है ना, जो डेब्यू कर रहा हो. ठीक है. स्क्वाड, स्क्वाड मतलब होता है टीम, तो डिलेड द टीम इनटू अर्ली आवर्स, टीम को तो डिले नहीं किया होगा. डक, डक मतलब होता है शून्य स्कोर पर आउट हो जाता है ना, जैसे डक आउट, डक आउट बोलते हैं क्रिकेट में, तो वो होता है जीरो पर आउट हो जाना. तो जीरो पे आउट होने को भी ट्यूसडे तक डिलेड नहीं किया होगा. क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब फाइनल मैच, उसका जो अंत है उसको उन्होंने ट्यूसडे तक डिले कर दिया. सो ऑप्शन डी क्लाइमैक्स इज करेक्ट. What stood regal was CSK's composure. अब बहुत जी जो अच्छी बात थी वो थी उनका composure. A trait dash from, अब ये ऐसा ट्रेट है जो क्या किया होगा, जो इम्बाइब किया. इम्बाइब मतलब ग्रहण किया गया होगा, सीखा गया होगा. ठीक है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने जो कंपोजर बनाए रखा ये उनने किससे सीखा होगा, स्किपर, जो उनके इटर्नल स्किपर है मिस्टर धोनी, उनसे सीखा होगा. तो पॉसिबिलिटी है इम्बाइब्ड की. मार्क्ड, मार्क्ड मतलब होता है सूचित करना, रिप्रेजेंट करना. ठीक है, सिग्निफाई करना. रिटेन्ड, रिटेन मतलब होता है रखना. तो यहाँ पे ट्रेट रखा नहीं गया होगा, ट्रेट सीखा गया होगा. रिफ्लेक्टेड, दर्शाना, तो रिफ्लेक्टेड इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्टेड होने की, लेकिन यहाँ पे CSK ने ये कंपोजर है वो सीखा होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा इसकी है. सो ऑप्शन ए इम्बाइब्ड इज करेक्ट. द सेल अट्रैक्टिंग ओनली 2 बिडर्स. अब एक ऐसी सेल जिसमें केवल 2 ही बोली लगाने वाले थे, अलॉन्ग विद द प्रोलॉन्ग प्रोसेस, और बहुत लंबी प्रोसेस थी. इंडिकेट्स द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज टू टर्न अ ब्लीडिंग एंटरप्राइज इनटू अ प्रॉफिटेबल वन. तो बोल रहे ये सूचित करता है, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा चैलेंज आने वाला है, कितना भयानक ये चैलेंज है कि एक खून से लहू लुहान, यानी कि एकदम बिल्कुल डूबती हुई नौका को आपने पार लगाना है. यानी कि एक डूबती हुई कंपनी को आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बनाकर लेकर आना है. फॉर द गवर्नमेंट फाइनली मैनेजिंग टू सेल एन एसेट. बोल रहे हैं कि सरकार के लिए जो कि फाइनली ये जो एक एसेट था, जो इनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसको सेल करने में सफल हुए. दैट हैड एक्वायर्ड अ रेपुटेशन, जिसने एक रेपुटेशन बना ली थी. डिस्पाइट्स इज ह्यूज ब्रांड वैल्यू एंड इमोशनल अटैचमेंट एज अ नेशनल कैरियर. जबकि उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू थी, उसका नाम ही इतना काफ़ी था कि हमें समझ में आता था कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं. और उसके साथ में बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो हमारे देश का एक नेशनल कैरियर था. ठीक है, फॉर बींग अ ह्यूज ड्रेन ऑन एक्सचेकर, जिसने रेपुटेशन बनाई थी कि वो एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है हमारी सरकार के ऊपर, हमारे देश जनता के पैसे के ऊपर. विल बी काउंटेड एज अ विक्ट्री. अब ये बहुत बड़ी जीत है कि सरकार उसको बेचने में सफल हो पाई. फॉर द टाटा ग्रुप एज इट गेट्स रेडी टू पायलट एयर इंडिया अगेन. बोल रहे हैं कि लेकिन टाटा, वहीं टाटा ग्रुप के लिए जैसे, क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं एयर इंडिया के जहाज़ों को दोबारा चलाने के लिए आफ्टर 68 ईयर्स. द सेलिब्रेटरी मोड ओवर अ क्राउन ज्वेल फाइंडिंग इट्स वे बैक वुड बी पेपर्ड with a realization of turbulence that could lie ahead.
बोल रहे हैं कि ये जो उनका अभी सेलिब्रेशन चल रहा है, उनका जो मूड चल रहा है सेलिब्रेशन का, कि भाई हमारे सर के ताज के जो रत्न थे वो इधर उधर गए चले गए थे, अब हमने उनमें से एक रत्न वापस हासिल कर लिया, ठीक है। तो वो जो इनका सेलिब्रेटरी मूड है उसके ऊपर किसी ने ऐसे समझ लो कि मिर्च छिड़क दी हो, क्योंकि उनको बहुत ही जल्द ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो ये उनने खरीद तो लिया एयर इंडिया, लेकिन इसको वापस पटरी पे लाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होगा, बहुत ज़्यादा आगे जोखिम भी भरे पड़े हैं, आगे टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ हाइव्ड ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डेब्ट। हाइव ऑफ करना मतलब अलग कर देना। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत बड़ा कर्ज का एक पोर्शन था वो अलग कर दिया, ठीक है। बट एक्विजिशन कुड बी द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर टेलिस प्राइवेट लिमिटेड। इसको खरीदा किसने? टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने, टाटा सन्स का ही एक सब्सिडरी है। तो उसको अपने पास लेकर आना ये सबसे बड़ा, ये तो सब शुरुआत थी, बस ये तो इजीएस्ट पार्ट था जर्नी का। अब आगे मुश्किल पार्ट क्या है कि उसको वापस वर्किंग कंडीशन में लेकर आना। A special purpose vehicle of Tata Sons, the real work would start now. अब असली काम अब शुरू होगा। An aviation market reeling from pandemic would make revival and turnaround plans are the more tougher. अब बोल रहे कि पेंडेमिक से अभी तक हमारी मार्केट जूझ रही थी, तो एविएशन मार्केट यानी कि हवाई यात्रा के जो संसाधन है वो भी इससे जूझ रहे थे। अब वो वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इसको वापस डूबती हुई जहाज को वापस ऊपर लेकर आना, टर्न अराउंड करना, ये इसके लिए जो प्लान्स होंगे वो बहुत ज्यादा टफ होंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम एक किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ने बेच दिया है, और अब हम वो क्या है, नेशनल कैरियर है। नेशनल कैरियर मतलब सीधा सी बात है एयर इंडिया, ठीक है। इसको बेच दिया गया है, और किस तरीके से ये सरकार की विक्ट्री है कि उन्होंने अपने ऊपर एक कर्ज का जो एक भार था वो कम कर दिया, ठीक है। अब वही ये खरीदा किसने? टाटा ग्रुप्स ने खरीदा। तो उनके लिए वैसे तो अभी तक ये सेलिब्रेशन मोड में थे, लेकिन अब उनके वो ये भी समझना पड़ेगा, ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि इस डूबते जहाज को वापस खड़ा करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होगा, और आगे परिस्थितियां बहुत ज्यादा परेशान होने वाली हैं, करने वाली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि ये जो सेल्स हैं इसमें से केवल 2 क्यों है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही, हमें कैसे पता चला कि मुश्किल आने वाली, क्योंकि केवल 2 ही बिडर थे, और जो प्रोसेस है बहुत लंबी चली, और इसी से पता चलता है कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो कितने मुश्किल होंगे, ठीक है। और एस जो है वो कंक्लूड करता है कि गवर्नमेंट ने अपना तो कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, अपने ऊपर से कर्ज उतार दिया, लेकिन टेलिस प्राइवेट लिमिटेड के लिए अब असली जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब जो हमारी मार्केट है वो रिवाइव कर रही है कोविड से, और उसके अलावा अब अगर स्थिरता को लाना है हमें एयर इंडिया के लिए, तो जो भी प्लान्स होंगे वो आसान नहीं होने वाले, ठीक है। क्योंकि मार्केट में रिवाइव कर रही है तो वो भी कुछ ना कुछ प्लानिंग वहां पे नई चीजें लेकर आएंगे, तो वो एयर इंडिया के लिए और मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है Q R P S। अब Q से देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, ऑप्शन B और ऑप्शन D। Q S R P, तो हमारा तो Q R है, तो D तो गलत हो जाएगा। Q R P S, ऑप्शन B is correct. A Delhi court's conviction and awarding of 7-year jail terms to cinema owners. दिल्ली कोर्ट ने जो उनकी सजा उनको कन्विक्ट करा, मतलब कि उनको सजा या प्रार्थी माना कि वो सजा के लायक है, और जो उनको 7 साल की सजा सुनाई, किसको? सिनेमा ओनर्स को और रियल एस्टेट बैरोन्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, कौन? सुशील एंड गोपाल अंसल, एंड 3 अदर एक्यूज, और 3 और आरोपियों को फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस ब्रिंग्स रिन्यूड होप्स। तो इसने क्या है, उम्मीदें तरोताजा कर दी हैं, उम्मीदें और जगा दी हैं।
as does the judgment by Chief Metropolitan Magistrate पंकज शर्मा। और जैसा कि जो कि कौन एक और चीज क्या करती है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो हैं पंकज शर्मा, उनकी जजमेंट, उनका जो फैसला है वो भी करता है दैट फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी इज प्रेमाइज्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, कि जुडिशरी का जो फाउंडेशन है, जुडिशरी की जो नींव है, वो लोगों के विश्वास के ऊपर, लोगों के भरोसे के ऊपर रखी गई है। Any action against aimed to thwart that foundation cannot be permitted and is required to be dealt with utmost strictness। और कोई भी ऐसा काम जो उस नींव को हिलाने का काम करे, कोई भी ऐसा आपका कार्य जो उस नींव को हिलाने का काम करे, उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, और ऐसे मसलों के लिए हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ में डील करेंगे। For the families of victims of 1997 उपहार सिनेमा ट्रेजेडी in Delhi, 59 people lost। बोल रहे उन परिवारों के लिए जो कि विक्टिम्स रहे 1997 में जो उपहार सिनेमा ट्रेजेडी हुई दिल्ली में, उसके जिसमें क्या हुआ, 59 people lost their lives, जिसमें 59 लोगों की जानें गई, एंड मोर देन हंड्रेड्स वर इंजर्ड, और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए व्हेन अ फायर broke out during the screening of Hindi film Border। जब आग वहां पे जल गई, आगजनी हो गई, कैसे, जब बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग वहां पे चल रही थी। इट हैज बीन अ रिलेंटलेस स्ट्रगल फॉर जस्टिस, तो उन परिवारों के लिए बहुत ही थका देने वाला एक स्ट्रगल था जस्टिस के लिए, एंड टू होल्ड अकाउंटेबल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैप्सेस, और उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए जो लोग इसके जिम्मेदार थे, जो भी यहाँ पे चूक हुई इसके जिम्मेदार थे। ओवर 2 decades later a sense of closure has been elusive। बोल रहे हैं अब 2 दशकों बाद जो ये सेंस ऑफ क्लोजर है, ये बहुत ज्यादा, ये ऐसी थी जो अभी तक उनको मिली नहीं थी, अब उनको सेंस ऑफ क्लोजर मिला है लगभग 2 दशकों बाद। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा आर स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे उपहार सिनेमा ट्रेजेडी का जिक्र किया गया, यानी कि हमें बताया गया कि इससे रिलेटेड आगे पूरा पैसेज चलने वाला है। फिर हमें बताया गया कि 59 लोगों की मौत हुई थी और उनके परिवारों को अब जाके जस्टिस मिला है। उनका स्ट्रगल बहुत लंबा था, बहुत थका देने वाला उनका स्ट्रगल था। इसके बाद एस स्टेटमेंट आता है जो इसी स्ट्रगल को बताता है कि लगभग 2 दशक बाद ये सेंस ऑफ क्लोजर आया है उनके पास, ठीक है, जिसकी वो शायद उम्मीद खो चुके थे। ठीक है, तो एस स्टेटमेंट हमारा आता है सेकेंड। थर्ड हमारा आता है पी स्टेटमेंट, जहां पे बताया जाता है कि कैसे उनको जस्टिस मिला, कि एक दिल्ली कोर्ट ने कन्विक्ट करा उनको और उनको 7 साल की सजा दी गई सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट आता है। और आगे इसी के जो चीफ मैजिस्ट्रेट हैं पंकज शर्मा, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो जुडिशरी की नींव है वो किस चीज के ऊपर रखी गई है, और इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, मतलब इनने उस नींव के साथ छेड़छाड़ करी। ठीक है, सो फोर्थ आ जाता है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर बन रहा है RSPQ। ठीक है, RSPQ। तो R से RSQP गलत हो जाएगा, Q और ये तो हट ही जाता है, RSPQ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रफीक alleged that as a Muslim and South Asian he was often made to feel like an outsider during his stint with YCC। बोल रहे हैं जिस दौरान वो YCC के साथ में खेलते थे, तब उनका जो टर्म था YCCC के साथ में, तब उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। और क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और वो साउथ एशियन थे, यानी कि उनने आरोप लगाए कि उनके साथ नस्ल भेद या भेदभाव किया जाता था। ठीक है, दिस ही alleged pushed him to edge for suicide। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसकी वजह से वो सुसाइड करने तक मजबूर हो गए। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि जो पी स्टेटमेंट का आगे प्रोसीड कर रहा है वो है क्यू, क्योंकि उनका आरोप था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिसकी वजह से वो मानसिक तरह से दबाव में आए और वो सुसाइड तक चले गए। तो पी के बाद में क्यू आएगा, ये तो हमें पता चल गया। रफीक नाउ 30 had made 43 allegations of bigoted behavior towards him during his time with YCC। रफीक जो कि अब 30 साल के हैं, उनने 43 allegations आरोप लगाए हैं कि भेदभाव के, कट्टरपन के
towards him during his, जब तक वो YCCC के साथ में रहे. However, the club had decided that none of its employees would face action over his allegations of institutional racism. लेकिन क्लब ने यानी कि YCCC ने ये डिसाइड करा कि उनके किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में रेसिज्म की तहत कोई भी एलिगेशंस के ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी. ठीक है. द एक्शन वॉज टेकन ओवर द फेलियर ऑफ यॉर्कशायर कंट्री. अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे किसी एक्शन के बारे में जिक्र किया जा रहा है जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है कि वो एक्शन क्यों लिया गया. ठीक है, उसका रीजन बताया जा रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. द एक्शन वॉज टेकन, ये एक्शन क्यों लिया गया? क्योंकि यॉर्कशायर कंट्री क्लब, क्रिकेट क्लब YCCC जो है वो फेल हुआ टू एक्ट ऑन कंप्लेन्स बाय अ पाकिस्तान बॉर्न प्लेयर, कि वो पाकिस्तान बॉर्न एक प्लेयर जिनका नाम है अजीम रफीक, उनके अगेंस्ट में उनकी एलिगेशंस के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सके, इससे वो फेल हुए. ठीक है. Who alleged racist abuse when he played for the club for 10 years from 2008. जब कि उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ में रेसिस्ट एब्यूज किया जाता था, उनको नस्ल भेद की तरह से प्रताड़ित किया जाता था जब वो 10 साल तक क्लब के साथ में खेलते रहे फ्रॉम 2008. ठीक है. Cricket earned a victory in the effort to root out bigotry and racism from sport when England and Wales Cricket Board बोल रहे हैं क्रिकेट को एक जीत मिली जब उनके प्रयास जिसमें कि वो इस स्पोर्ट में से, इस गेम में से बिगोट्री और रेसिज्म को यानी कि नस्ल भेद और कट्टरपंथता को निकाल बाहर फेंके, जब क्या हुआ, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने बैन करा कंट्री क्लब यॉर्कशायर फ्रॉम होस्टिंग इंटरनेशनल मैचेस. जब उन्होंने यॉर्कशायर कंट्री क्लब को, यॉर्कशायर का कंट्री क्लब कौन है? यॉर्कशायर कंट्री क्लब क्रिकेट क्लब, उसको बैन कर दिया कि वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं होस्ट कर सकते. तो ये हो गया एक फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बताया कि कैसे क्रिकेट की जीत हुई जब उन्होंने इस क्लब को बैन करा. अब क्लब को बैन क्यों करा उसका रीजन यहाँ पे बताया आर में, स्टेटमेंट में. क्यों बैन करा? क्योंकि वो फेल हुए एक पाकिस्तान बॉर्न क्रिकेटर की कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेने में. ठीक है. इसके बाद आ जाता है हमारा पी स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है पी में बताया गया कि इल्जाम किसने लगाया और कैसे इल्जाम लगाया, और क्यू स्टेटमेंट उन्हीं इल्जामों को आगे बढ़ाता है कि इनकी वजह से, इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो उनकी सुसाइडल टेंडेंसी हो गई थी. तो हमारा अरेंजमेंट बनता है SRPQ. अब देखो SRPQ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. The reduction at long last in excise duty on petrol and diesel by ₹5 and ₹10. बोल रहे हैं ये जो कमी आई है, जो कि बड़े टाइम से हम वेट कर रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसके ऊपर जो कमी आए, वो कितनी कमी आई? ₹5 की आई पेट्रोल पे और ₹10 की आई डीजल पे रेस्पेक्टिवली by the center, and the subsequent additional tax cuts at its prodding mainly by BJP ruled states. तो बोल रहे हैं कि और कुछ और भी एडिशनल टैक्स कट्स भी लगाए गए जो कि बीजेपी रूल स्टेट्स द्वारा ही उकसाया गया था, एंड सम यूटीज इंक्लूडिंग चंडीगढ़ ब्रिंग सम मच नीडेड रिलीफ, और चंडीगढ़ भी इनमें इंक्लूडेड था. तो इससे हमें कुछ राहत की सांस मिली है. द जस्टिफिकेशन दैट द कंट्री हैड टू बियर बर्डन ऑफ द फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और बोले ये जो इसके तर्क दिया जा रहा था, जस्टिफिकेशन दिया था कि देश को जो हमने फ्री कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चलाया था उसका जो बोझ है, उसकी दवाइयों का जो बोझ है वो वहन करना पड़ेगा, एंड वेलफेयर कमिटमेंट्स कुड ओनली बी टर्म्ड, और प्रोग्राम और वेलफेयर कमिटमेंट्स जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम और वेलफेयर कमिटमेंट्स चलाए गए, अभियान चलाए गए, उनका जो भार वहन करना पड़ेगा देश की जनता को, ये इसको हम केवल और केवल पुअर अटेम्प्ट टू पुट अ क्लॉक ओवर कंटिन्यूइंग विद एन इल एडवाइज्ड पॉलिसी, यानी कि एक गलत पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हुए कंटिन्यू. अब होता है ना कि आप कोई विलन है, अब क्लॉक, यूजुअली क्लॉक क्या होता है, वो जो सुपरमैन क्लॉक पहनता है, ऐसे जामा सा जो पहनते हैं, है ना, या फिर अगर आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज पहनते हैं,
तो यूजुअली क्लॉक सुपर हीरोज पहनते हैं, ये हम रिलेट कर पाते हैं, हम यही समझते हैं कि सुपर हीरोज जो है वही ये क्लॉक्स पहनते हैं। लेकिन अगर आप किसी विलन को क्लॉक पहना देंगे, वो बोलेगा कि मैं क्लॉक पहनता हूं तो मैं सुपर हीरो, तो आप सुपर हीरो थोड़ी बन जाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो तर्क दिया गया, बहुत ही गलत तर्क दिया गया, ये केवल और केवल एक गलत पॉलिसी को सही दिखाने की कोशिश है, ठीक है, पुअर अटेम्प्ट है, गलत, एक नाकामयाब कोशिश है एक गलत पॉलिसी को सही दिखाने की, ठीक है। The huge impact on earnings and the rise in prices of essential items were compounded by the non-chalant attitude of union government। बोल रहे ये जो हमारी कमाई के ऊपर इतना भारी प्रभाव पड़ा, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस इतने बढ़ गए, तो ये केवल और केवल जो ये बेपरवाह एटीट्यूड है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का ओवर द डेली हाइक, जो कि रोजमर्रा की चीजों के ऊपर जो हाइक हो रहा है रोजाना पिछले कुछ महीनों से, इसके ऊपर जो हमारी सरकार का बेपरवाह एटीट्यूड है, ये केवल और केवल उसकी वजह से हुआ है। As the spiraling prices cross the psychological barriers of ₹100 per liter, अब बोल रहे ये जो बढ़ते हुए प्राइसेस हैं, ये जो हमारा एक समझ से भी परे का एक हमारी समझ है कि इतना तक पेट्रोल है, समझ में आता है, इससे ऊपर हो गया यार ये समझ में नहीं आता, ठीक है, ये कुछ हमारी सोच से भी बाहर हो गया, अनथिंकेबल सी चीज हो गई। तो उस ₹100 पर लीटर जब हम पहुंच गए, एक साइकोलॉजिकल बैरियर पर पहुंच गए, अ फिगर अनथिंकेबल टिल नॉट सो लॉन्ग, यानी कि बहुत साल पहले तक ये फिगर जो था बिल्कुल अनथिंकेबल था, यानी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ₹100 पर लीटर भी कभी तेल जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक ह्यूज इम्पैक्ट हुआ हमारी अर्निंग्स के ऊपर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, यानी कि एस के बाद में ही एस के कंटिन्यूएशन में आर स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, द रिडक्शन एट लास्ट, यानी कि फाइनली जो रिडक्शन हुआ है पेट्रोलियम के प्राइसेस में, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेट्रोलियम प्राइस में कमी की बात की गई है, टैक्स कटौती की बात की गई है, जिससे कुछ हमें रिलीफ मिला, ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा स्टेटमेंट एस, क्योंकि यहाँ पे बताया गया, क्योंकि हमारे लगातार प्राइसेस बढ़ रहे थे और इससे हमारे अर्निंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, और प्राइसेस जरूरी चीजों के, खान पीन की चीजों के भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, और ये केवल और केवल सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से हो रहा था, यानी कि पी एस आर और फिर एंड में क्यू स्टेटमेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि सरकार अपनी गलत पॉलिसीज लगा रही थी, ठीक है, बेपरवाह रवैया दिखा रही थी, और फिर गलत पॉलिसीज को वो कि हमें कोविड वैक्सीन हमने फ्री बांटी, उसका भार सहन करना पड़ेगा, इसलिए ये प्राइसेस बढ़ गए हैं, ये चीज उन्होंने तर्क दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखो कांग्रेस टाइम पे इतनी सारी वैक्सीनेशन, इतनी सारी वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव्स वगैरह चल रही थी, फिर भी हमें सिलेंडर, पेट्रोल, सब चीजों की कीमतें बहुत कमी थी। इनफैक्ट सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स भी हमें सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलते थे, अब तो सब्सिडी बिल्कुल जीरो हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट है PSRQ, और हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQPSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ सेंटर स्टेट स्लैंगिंग, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में गाली गलोच चल गया है, मैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, गाली गलोच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विद लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। और दोनों गाली गलोच तो कर रहे हैं, लेकिन असल मसला क्या है, असल कंसर्न क्या है, किस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, वो दोनों को पता नहीं है, ठीक है। कॉजिंग कंफ्यूजन एंड पैनिक, जिसकी वजह से जनता में एक अस्थिरता बन गई है, कंफ्यूजन बन गई है। The Union Power Ministry has pointed a finger at some states on 2 counts. तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेट्स के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर या 2 बातों के ऊपर उंगली उठाई है। नॉट सप्लाइंग पावर टू द कंज्यूमर्स, पहला है कि वो अपने कंज्यूमर्स को पावर नहीं दे पा रहे, एंड इंस्टेंट सेलिंग इट इन द पावर एक्सचेंज एट हाई प्राइसेस, और दूसरा ये कि वो इसके बजाय कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई पूरी कराने के बजाय ज्यादा रेट्स पे पावर को एक्सचेंज कर रहे हैं, ज्यादा रेट्स पे पावर को बेच रहे हैं। इफ दैट इज इंडीड द केस, अगर ये बात सच है, स्ट्रिक्ट एक्शंस नीड टू बी टेकन, बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो उन कंपनीज के अगेंस्ट में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, दैट आर रॉन्गफुली कीपिंग वेरियस कैटेगरी ऑफ यूजर्स डिप्राइव्ड ऑफ पावर, जो कि गलत तरीके से कुछ लोगों को, कुछ समाज के वर्ग को
बिजली के अधिकार से वंचित रख रही हैं। The precarious power situation triggered by apparent shortage। अब ये जो संदिग्ध पावर की स्थिति हो चुकी है, जिसको ट्रिगर्ड बाय अपेरेंट, जो कि शायद जो कोल का शॉर्टेज है थर्मल प्लांट्स में देश भर में, उसकी वजह से हो रहा है, हैज कॉट बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ गार्ड। इसने दोनों सेंटर और स्टेट को ऑफ गार्ड ले लिया है, यानी कि सेंटर और स्टेट को खराब स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि वो अब इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे और अब उनको ये स्थिति झेलनी पड़ रही है। इवन एज द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड दैट देयर इज एनी क्राइसिस पर्टेनिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अब हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज से नकार दिया है कि ऐसा कोई भी क्राइसिस नहीं है कोल की अवेलेबिलिटी के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी भरपूर मात्रा में बन रही है। सेवरल स्टेट्स आर फीलिंग द हीट। कुछ स्टेट्स में इस चीज का बुरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। इन स्टेट्स में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा अरेंजमेंट आएगा आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि हम बात कर रहे हैं जो ये पावर की स्थिति खराब हो रही है, जिसको कहा जा रहा है कि कोल शॉर्टेज की वजह से हो रही है। इस वजह से सेंटर और स्टेट्स, क्योंकि दोनों सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थी, उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा की जा रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एस स्टेटमेंट की अगर ये बातें, अगर हम देखें कि सरकार ने हालांकि इन बातों से नकार दिया है, पर इसका असर हमें जरूर देखने मिल रहा है। कहाँ कहाँ देखने मिल रहा है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में यहाँ पे हमें इसका असर देखने मिल रहा है। इसके बाद में आ जाता है सेंटेंस पी कि इसी बीच दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में गाली गलौज स्टार्ट हो चुकी है और सेंटर ने, यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इल्जाम लगाया है कि कुछ स्टेट्स में इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं कि कंज्यूमर्स को पावर से वंचित रखा जा रहा है और ज्यादा प्राइसेस पे पावर बेची जा रही है। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट है कि अगर ये बात सच है तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में हमें स्ट्रिक्ट कानून, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। फोर्थ, ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर हो जाता है वो होता है RSPQ। ठीक है, तो RSPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।